अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ट्रेट्स का मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स शामिल हैं या जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था ट्रेट्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती थी। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ जाती थी कि ऑब्ज़र्व करे, सबसे पहले तो चीज़ों को, जो चीज़ उसके आसपास हो रही है उसको ऑब्ज़र्व करे, अच्छी तरह से उसको देखे। उसके बाद आ जाता था हमारे पास इन डेप्थ थिंकिंग को इन डेप्थली कोई भी चीज़ है उसको थिंक करे, कॉज एंड इफ़ेक्ट, उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को देखे, डिटर्मिनेशन के साथ उसके आंसर्स को सर्च करे, डिटरमाइंड होना चाहिए अपने काम में। ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। ये सब वो ट्रेट्स हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी क्रिटिकल थिंकर में होना ज़रूरी है। तो क्रिटिकल थिंकर, इट इज़ ऑफ लिटिल यूज़ टू नो द स्किल्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग इफ़ यू आर अनविलिंग टू एक्सर्ट द हार्ड मेंटल वर्क टू यूज़ देम, और इफ़ यू हैव अ स्लोपी और द केयरलेस एटीट्यूड टूवर्ड्स थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग की जो भी स्किल्स हैं आपके पास या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं, उसके लिए हार्ड मेंटल वर्क को यूज़ किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनविलिंग होते हैं, हार्ड मेंटल वर्क नहीं करते, तो वो कभी क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते। केयरलेस होते हैं अपनी थिंकिंग के लिहाज से, उनका केयरलेस एटीट्यूड होता है, उनका रवैया इतना केयरलेस होता है। अ क्रिटिकल थिंकर इज़ ऑलवेज़ विलिंग टू प्लान। तो सबसे पहली क्वालिटी हमारे पास क्या हो जाती है, ऑलवेज़ विलिंग टू प्लान। जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है वो अच्छी प्लानिंग करता है कि उसको आगे क्या करना है, मतलब उस पूरी प्लानिंग के साथ वो चलता है। फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग, अपनी थिंकिंग में फ्लेक्सिबल होता है। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब एक ही चीज़ पे नहीं रुक जाता, लचक होती है उसकी थिंकिंग में। वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ मूव करेगा, दूसरे से तीसरे की तरफ मूव करेगा, इसी तरह सारे आइडियाज़ को सोचता जाएगा। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंस, मतलब मुस्तकिल अपने काम पे लगे रहना, अपनी थिंकिंग पे लगे रहना। एबल टू एडमिट मिस्टेक्स एंड मेक करेक्शंस। क्रिटिकल थिंकिंग में ये एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड माइंडफुल ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस, अ क्रिटिकल थिंकर हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज, टू क्रिएट एंड यूज़ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड टू इवेल्युएट डाटा। क्रिटिकल थिंकर में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने डाटा को इवेल्युएट कर सके, उसको एनालाइज कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई बात कह दी गई है तो वो उस पर ठीक है एडमिट कर लेगा बात को कि हाँ ठीक है ऐसी बात है, नहीं, वो इवेल्युएट करेगा। जो उसको डाटा गिवन होगा उस डाटा को पहले इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा, उसको सोचेगा, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा और फिर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। फर्दर ही आल्सो हैव द एबिलिटी ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द रिलेशनशिप्स। क्रिटिकल थिंकर में कुछ और क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी हमारे पास रिलेशनशिप्स के, मतलब वो अपने रिलेशनशिप्स को पहचानता है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास कॉज या इफ़ेक्ट है, कोई भी बात हो रही है, उसके कुछ ना कुछ कॉजेज़ होते हैं, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। उस कॉज और इफ़ेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं रिलेशनशिप्स या रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप्स के, मतलब कॉज एंड इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे न्यूटन्स, ये एग्ज़ाम्पल है। न्यूटन बैठा हुआ था, ऊपर से एक सेब आके गिरा, तो न्यूटन ने क्या किया, उस चीज़ पे थिंक किया कि ये सेब नीचे ही आके क्यों गिरा। ठीक है, तो इसमें क्या था, उसने फिर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स को देखने के बाद उसी से उसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ द ग्रेविटी। तो इसमें क्या था कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे पास कॉज हो गई, और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि चीज़ों का नीचे गिरना, कि मतलब किसी भी चीज़ पे वो ग्रेविटी इफ़ेक्ट करती है तो वो चीज़ नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, क्रिटिकल थिंकर इस रिलेशनशिप को समझता है कि कॉजेज़ हैं क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डिटरमाइनिंग कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को डिटरमाइन करता है। मेकिंग इन्फ्रेंस से मतलब कोई भी वाक़या रूनुमा होता है तो उससे कुछ ना कुछ कंक्लूड करता है। कंस्ट्रक्टिंग साइकोलॉजिज्म, distinguishing fact from opinions। साइलोजिज्म मीन्स कि कोई भी कंक्लूजन निकालना, फैक्ट एंड ओपिनियन डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करना फैक्ट्स एंड ओपिनियंस को, फैक्ट्स को अपने ओपिनियन से डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना। मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्स और ओपिनियंस दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ओपिनियन कहते हैं हमारी अपनी पर्सनल राय को, कि हम कोई भी हम चीज़ है, हम मार्केट जाते हैं
ठीक है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हर बंदे की किसी न किसी चीज़ को लेके अपनी एक ओपिनियन होती है। आप जाते हो कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आपको एक चीज़ अगर पसंद आ रही है तो दूसरे बंदे को हो सकता है कि वो ना पसंद आए। वो आपकी अपनी ओपिनियन है ना कि आपको वो चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन दूसरे की ओपिनियन क्या हो सकती है कि उसको अच्छी भी लग सकती है, उसको नहीं भी अच्छी लग सकती। तो ये होती है ओपिनियन। अब फैक्ट क्या है कि ये चीज़ या जो भी चीज़ आपको पसंद आई है, इस चीज़ का ये कलर है या इस चीज़ का ये मटीरियल है, ठीक है। कोई सीनरी आपने देखी है तो वो सीनरी जी ग्लास की बनी हुई है, तो वो फैक्ट है कि हाँ वो ग्लास की बनी हुई है, लेकिन अच्छी लगना या बुरी लगना वो आपका ओपिनियन हो जाता है। डिडक्टिंग बायस मतलब अपनी पर्सनल चॉइस की बेस पे किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहना, ठीक है, डिटेक्ट करना उस चीज़ को। एंड कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग कि किसी चीज़ को कंपेयर और कंट्रास्ट करना, मतलब उसके दरमियान फिर वही रिलेशनशिप वाली बात आ जाती है कि उसमें रिलेशनशिप को ढूंढना या देखना। अ क्रिटिकल थिंकर आल्सो नीड्स ट्रेट्स लाइक perseverance, autonomy, empathy, and courage to reshape his characters needed for the job of the critical thinker. क्रिटिकल थिंकर में और कुछ ऐसी ट्रेड्स या और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जैसे सबसे पहले हमारे पास परसेवरेंस मीन्स परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टी इन अचीविंग सक्सेस, कि वो अपने काम में लगा रहता है चाहे जितनी मर्ज़ी डिफ़िकल्टीज़ आ जाएं, जितना मर्ज़ी मुश्किल काम आ जाइए वो तो, लेकिन वो उस सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपने काम पे लगा रहता है तब तक जब तक वो अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर लेता। एटोनॉमी का मतलब है अपनी थिंकिंग में आज़ाद होता है। एम्पैथी मतलब दूसरों की थिंकिंग को समझना या दूसरों क्या सोचते हैं या उनमें क्या रवैया है, उनका एटीट्यूड क्या है, ये उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ही आल्सो नीड्स to focus on the clarity, precision, accuracy, relevance, depth, significance, and logicalness to internalize intellectual standards necessary for the critical thinking. और क्या ज़रूरतें होती हैं उसकी कि वो फोकस करता है अपनी क्लैरिटी पे, एक्यूरेसी पे, कि चीज़ों का क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस होता है उसका क्लैरिटी पे। डेप्थ, सिग्निफिकेंस एंड लॉजिक्स होनी चाहिए किसी न किसी चीज़ में। टू इंटरनलाइज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स नेसेसरी फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स को इंटरनलाइज करे, मतलब उनको पैदा करे अपने अंदर, तभी वो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बन सकता है। हेयर द यूज़ ऑफ द वर्ड क्रिटिकल रिप्रेजेंट्स द नोटेशन ऑफ द क्रिटिक और द इवेल्युएशन ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस एंड आउटकम्स. It is not meant to be negative in a critical person. Rather, it is intended to convey the critical thinkers are vigilant about their thinking, कि अपने थिंकिंग पे विजिलेंट होता है, मतलब वो गौर फिक्र करता है, किसी भी चीज़ पे वो सोचता है, फिर जाके कोई ना कोई कंक्लूजन निकालता है, अपनी थिंकिंग के लिहाज से विजिलेंट होता है क्रिटिकल थिंकर. A way to develop students' critical thinking is to encourage analysis, problem solving, and reasoning through the regular lessons of the curriculum. मतलब स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को करिकुलम के थ्रू मुतारिफ़ करवाया जा सकता है. हमने स्टूडेंट्स को क्या है, हमने स्टूडेंट्स को रट्टा सिस्टम पे लगाया हुआ है कि ये आपका ये क्वेश्चन है, चाहे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है. हर इंस्टीट्यूट में ये काम चल रहा होता है कि जिस स्टूडेंट्स को ठीक है ये काम करवा दिए, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आपने याद करके आना है, टीचर ने सुन लेना है, वही बच्चों ने जाके पेपर में लिख देना है, उनको मार्क्स मिल जाने हैं और पास हो जाना. आजकल जितना भी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है या जो भी है, उसमें क्या रह गया है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स रह गए हैं. एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है आप लोगों के पास. डिग्रीज़ हैं, नॉलेज नहीं है लोगों के पास. क्यों नॉलेज नहीं है? कि स्टूडेंट्स रट्टा सिस्टम पे लगे हुए हैं कि रट्टा लगा लेते हैं, डिग्रीज़ ले लेते हैं, लेकिन उनके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता. टीचर्स कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग इन देयर क्लासरूम्स. के टीचर्स थिंकिंग प्रोसेस को चला सकते हैं अपने क्लासरूम्स में. टीचर्स का काम बनता है कि वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करें. सच कल्चर में कंप्रोमाइज रिस्पेक्ट फॉर द रीजनिंग एंड द क्रिएटिविटी विद एन एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, कि उनको अपनी फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करें. जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ पे सोचेगा, उसको समझेगा. अगर वो किसी चीज़ को समझ रहा है तो जाहिर है वो सोचेगा भी इस चीज़ पे कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ क्यों हो रही है. या फिर टीचर का काम बनता है कि वो बच्चों से क्वेश्चनिंग करे. जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी उतना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस कन्वे करता चला जाएगा
स्टूडेंट्स भी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे और टीचर्स में भी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस हो। हमेशा चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, हम हमेशा सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टीचर बन गए हैं तो ठीक है, हमें सारा नॉलेज है ये वो, नो। हर इंसान हर मौके पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। द अदर थिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द थिंकिंग, कि थिंकिंग की लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज़ करें कि हम थिंकिंग की तरफ जा सकें या थिंकिंग इन्हेंस हो सके। सच लैंग्वेज कंप्राइजेज वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सच वर्ड्स में इंक्लूड सर्च, आस्किंग वाई, फाइंडिंग हिडन फैक्टर्स, के हिडन फैक्टर्स को फाइंड करना, ढूंढना जो भी छुपे हुए फैक्टर्स हैं, एनालाइज, आइडेंटिफाई, फिगर आउट, envision effects, contributing causes, invent, guess, conjecture, hypothesis and theorize, etc. ठीक है, ये तमाम वो वर्ड्स हैं, अगर टीचर अपनी क्लास में ये वर्ड्स इस्तेमाल करेगा तो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। द क्लासरूम शुड बी फिल्ड विद अ क्लियर, प्रिसाइज एंड रिच वोकैबुलरी ऑफ थिंकिंग, कि क्लासरूम्स जो हैं वो इन सारे क्लियर वोकैबुलरी ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। हर क्लासरूम में ये रिच वोकैबुलरी ऑफ थिंकिंग यूज़ होनी चाहिए। देयर आर 6 स्टेजेस थ्रू विच अ पर्सन पासिस टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। कोई भी इंसान या कोई भी एक पर्सन इन 6 स्टेजेस से होकर गुजरेगा तो फिर ही वो एक क्रिटिकल थिंकर बन सकता है। स्टेज नंबर 1 है हमारे पास द अनरिफ्लेक्टिव थिंकर। अनरिफ्लेक्टिव थिंकर, ही इज़ अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन हिज वे ऑफ थिंकिंग, कि मतलब वो अनअवेयर होता है अपनी ही थिंकिंग के प्रोसेस से, उसको कुछ नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। ठीक है, अनरिफ्लेक्टिव थिंकर मीन्स उसको खुद कुछ नहीं पता अपनी सोच के बारे में कि क्या, वो अनअवेयर होता है, बिल्कुल अनअवेयर है। द चैलेंज थिंकर, ही बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स इन हिज थिंकिंग। अब जो चैलेंजर थिंकर होता है, चैलेंजिंग थिंकर को ये पता चल जाता है कि उसकी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो उस लिहाज से अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाता है या चैलेंज्ड के तौर पे अपनी थिंकिंग को फिर एक्सेप्ट करता है। द बिगिनिंग थिंकर, ही ट्राइज टू इम्प्रूव थिंकिंग बट विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस। बिगिनिंग थिंकर जो होता है वो अपनी थिंकिंग को तो इम्प्रूव कर रहा होता है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता। द प्रैक्टिसिंग थिंकर, ही रिकॉग्नाइजेज द नीड ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो प्रैक्टिसिंग थिंकर होता है वो रेगुलर बेसिस पे क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करता है, रेगुलर बेसिस पे क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। द एडवांस्ड थिंकर, ही एडवांसेस विद हिज प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी प्रैक्टिस को एडवांस्ड बेसिस पे जाके थिंकिंग करता है। मतलब एडवांस बेसिस से क्या मतलब है कि एडवांस्ड बेसिस से मतलब है अब जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उठाता है, ठीक है, उन पे थिंकिंग करता है, तो वो क्या है, और वो भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। वो एडवांस्ड बेस पे जाके थिंकिंग करता है, मतलब एक प्रॉब्लम को लेगा उसके बारे में सोचेगा, दूसरी प्रॉब्लम को लेगा, तो वो एडवांस्ड बेसिस पे चला जाता है। द प्रोफिशिएंट थिंकर, स्किल्ड एंड इंसाइटफुल थिंकिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज माइंड कल्चर। मतलब स्किल्ड और इंसाइटफुल थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकर के माइंड कल्चर का हिस्सा बन जाती है। सोचने समझने की नॉर्मल रूटीन जो है इसका ही एक इंसाइटफुल हिस्सा बन जाती है जो भी प्रोफिशिएंट थिंकर होता है। मतलब वो किसी भी बात का प्रॉपर जायज़ा लिए बगैर नहीं रह सकता, आप उस पर किसी भी बात को ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो हर आइडिया को अच्छी तरह सोचेगा। अगर आप उसको कोई बात कहते भी हो, कोई आइडिया देते हो, अपनी तरफ से कोई राय देते हो, कोई ओपिनियन देते हो, तो वो पहले उस आइडिया को अच्छी तरह से सोचेगा, फिर कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेगा। तो ये 6 स्टेजेस हैं जिससे कोई भी इंसान गुजरे तो फिर वो एक हमारे पास क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। प्रोफिशिएंट थिंकर भी इसी चीज़ को कहते हैं कि वो अपनी थिंकिंग में बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाता है। कोई भी बात है वो उस पर सोचे समझे बगैर कोई एक्ट नहीं लेता, अच्छी तरह सोचता है, समझता है, फिर ही कोई ना कोई कंक्लूजन निकालता है। तो ये थे हमारे ट्रेट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी सारे यही थे, वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स बने हुए थे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप वो पॉइंट्स की बेस पे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। 6 स्टेजेस की हमने ट्रेट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग देखे, क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे क्रिटिकल थिंकर क्लास में किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में इन्हेंस कर सकता है, किस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है,
ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं जिससे कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस हो सके, उनमें डेवलप हो सके क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। जैसे फिगर आउट करना, सर्च करें चीज़ों को, थिंक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारे हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के ट्रेड्स थे। होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।